नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। गिरिडीह में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के हर मतदान केंद्रों पर वोटिंग की इस बार वेबकास्टिंग की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर कंट्रोल रूम से सीधी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी पर जल्द कार्रवाई की जा सके। यहां 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और अगर कतार लंबी हो तो 5 बजे के बाद भी वोट डालने की अनुमति होगी। वोटिंग के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ नक्सल प्रभावित बूथ से लेकर गैर नक्सल प्रभावित बूथों तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे ताकि वोटर भयमुक्त होकर वोट डाल सकें। ये आशा करते हैं कि इस बार की जो हम लोगों ने बेहतर तैयारी की है उसका परिणाम हम लोगों को एक अच्छे भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष तौर पे जो वोटिंग लोग करें उसके तौर पे एक निकल कर आए। और लोगों से हमारी यही अपील है कि निष्पक्ष ढंग से भयमुक्त वातावरण में, शांति के वातावरण में आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकल कर अपने संबंधित मतदान केंद्रों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वो करें। की तैनाती की गई है। लगभग 25 कंपनियां इस चुनाव को सक्सेसफुली कराने में लगी हुई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी कुछ हमारे ऑपरेशंस हैं जो हमारे जो जिले के टीम है वो नक्सल अभियान लगातार चला रही है, छापामारी की जा रही है। इसके अलावा हमारी जो दोनों टीम है, एफएसटी और एसएसटी की टीम है, ये लगातार अपने अपने स्थानों पे काम कर रही है। धनबाद पहुंचे जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल से भी बड़ा खनन घोटाला पिछली रघुवरदास के सरकार में हुआ है। उन्होंने 2014 से 2019 के बीच भी खनन घोटाला का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। साथ ही ईडी की ओर से जांच में पारदर्शिता नहीं बरतने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी। इसी के साथ सरयू राय ने बन्ना गुप्ता और रघुवरदास में गहरी दोस्ती का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि इसी की वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं बोलते। दोनों मामले में ईडी 2020 तक ही रह जाएगी या 20 से 15 के बीच भी जाएगी, ये सवाल मैं उठा रहा हूं। आपने चार्जशीट में दिया है सबूत, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं अपनी सूचना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। तो ईडी नहीं जाएगी इसका मतलब कि उस पर जो आरोप लगते हैं वो सही हैं। और आपने चार्जशीट में दे दिया और आप नहीं जाइएगा और मेरे जैसे व्यक्ति को बाध्य होकर इसका सार्वजनिक रूप से जिक्र करना पड़ रहा है, तब तो हम ईडी को कोर्ट में ले जाएंगे कि कैसा अनुसंधान कर रहे हैं आप। 2020 के बाद जो हुआ घोटाला और 15 और 19 तक हुआ वो कोई घोटाला नहीं है कर मुझे टारगेट करते हैं, वरना गुप्ता भी और रघुवरदास भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ये अनोखा उदाहरण ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि देश में, प्रदेश में, डुमरी में इंडिया एनडीए लड़ते रहे और जमशेदपुर में गलवहियाँ देकर तुम मेरी पीठ सहलाओ मैं तुम्हारी सहलाऊंगा, ये होता रहे। झारखंड में 1932 खतियान, ओबीसी को 27% आरक्षण और मॉब लिंचिंग को लेकर सत्ताधारी दल ने राजभवन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्यपाल से मिलने का समय मांगने और इसका जवाब नहीं मिलने से नाराज झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजभवन पहुंचे। 5 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन की गेट पर अपना ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोप लगाया कि राजभवन किसी व्यक्ति और दल के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। झारखंड में राज्य सरकार और राजभवन के बीच एक बार फिर तल्खी नजर आ रही है। ये तल्खी हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा सदन से पारित 3 विधेयक को राजभवन से बगैर आपत्ति के बिंदु के साथ लौटाए जाने को लेकर है। 1932 खतियान ओबीसी को 27% आरक्षण और मॉब लिंचिंग विधेयक पर अपनी बात रखने के लिए झारखंड राज्य समन्वय समिति ने 3 सितंबर का समय राज्यपाल से मांगा था। इसके बाद विनोद पांडे ने पत्र भी लिखा था, लेकिन न तो समय मिला और न ही किसी तरह की कोई जानकारी दी गई। इस बात से नाराज समन्वय समिति के 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा। उनका आरोप था कि किसी व्यक्ति और दल के इशारे पर राजभवन ऐसा कर रही है। राजभवन के इस उदासीन रवैये के कारण आज उन विधेयकों को या उन विधेयकों का जो लाभ राज्यवासियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
राजभवन में रविवार को राज्यपाल के नहीं होने की सूचना समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल को दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने भी विधेयक को लेकर अपनी बात से संबंधित ज्ञापन को राजभवन की गेट पर रिसीव कराया। उस ज्ञापन में विधेयक को लौटाए जाने के दौरान राजभवन के संदेश यानी कि आपत्ति के बिंदुओं को नहीं भेजने का जिक्र है। समन्वय समिति ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत संदेश के साथ विधेयक को वापस करने की मांग रखी है। साथ ही राजभवन पहुंचते ही प्रतिनिधि मंडल ने ये उम्मीद जताई कि उन्हें अवश्य राजभवन का बुलावा आएगा और उनकी बात सुनी जाएगी। को हम लोगों ने पत्र दिया तो ठीक है, आपके पास समय नहीं है मत मिलिए, लेकिन 5 दिन के बाद तो समय होगा। अगर आप ये दे देते कि नहीं आपसे मैं 8 तारीख को मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए कि न कहीं राजभवन पॉलिटिकल अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए कहें या पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे के अनुसार आपका राजभवन भी राजनीतिक करने में लग गया। झारखंड विधानसभा से पारित ये तीनों विधेयक को अगर राजभवन आपत्तियों के बिंदु के साथ वापस करे तो राज्य सरकार पुनः संशोधन के साथ विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेज सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये विधेयक इसी तरह लटके रहेंगे। इन तीनों विधेयक के लिए आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र भी सरकार बुला सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सिमडेगा के टिठई टांगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच ओडिशा और सिमडेगा के बीच खेला गया। इस मैच में शामिल होने के लिए कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के आमंत्रण पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और उमाशंकर अकेला भी पहुंचे। खेल आयोजकों ने सभी विधायकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। वहीं इस दौरान सत्ताधारी दल के विधायकों ने डुमरी उपचुनाव में जीत का दावा किया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि इसे किसी भी कीमत पर वे लोग लागू नहीं होने देंगे। हम लोग योद्धा हैं पार्टी के और हम लोग सच जो है गलत कभी होने ही नहीं देंगे। गलत का विरोध करेंगे और किसी को खलता है तो कुछ दागे लगाई जाती है तो लगता नहीं है, तो उसकी हम लोग परवाह नहीं करते हैं। जनता हमारे साथ है, आप देखिए पार्टी हमारे साथ है, आला कमान हमारे साथ, कांग्रेस हमारे साथ। आईएनडीआईए गठबंधन की समन्वय समिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सदस्यों को जगह मिली है। इनमें गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल है, जिन्हें आईएनडीआईए गठबंधन की रिसर्च टीम में शामिल किया गया है। सुदिव्य सोनू ने ये जिम्मेदारी दिए जाने पर हेमंत सोरेन का आभार जताया। साथ ही कहा कि 34 साल से जेएमएम में वे अपनी सेवा दे रहे हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे बेहतर तरीके से निभाएंगे। महती जवाबदेही है जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने मुझको दी है। ये रिसर्च टीम निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर वो तमाम मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, इस पर रिसर्च करके अपना पेपर प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर इंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड होगा। कि मुक्ति मोर्चा में 34 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन गुजर गया। तीसरी बार पार्टी ने मुझको महासचिव बनाया, विधायक हूं। निश्चित रूप से नेतृत्व को यह लगता होगा कि वो मेरे सोच पर उनको यह भरोसा होगा कि झारखंड के जिन मुद्दों को हम उसमें समाहित करना चाहेंगे, इसका राजनीतिक लाभ पार्टी को मिलेगा। सिमडेगा में प्रशासन की सख्ती के बाद भी बालू माफिया हावी हैं और नदी तट से बालू का अवैध खनन लगातार कर रहे हैं। जिले के पंडरी पानी में एनएच के किनारे छिंदा नदी से हर दिन सुबह से ही बालू का उठाव शुरू हो जाता है। इस अवैध कारोबार से जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। जिला खनन पदाधिकारी सिमडेगा के साथ हजारीबाग के भी प्रभार में है। वहीं विभाग में कर्मचारियों का भी अभाव है। हालांकि खनन विभाग ने अवैध बालू खनन पर रोक लगाने का दावा किया है, लेकिन संसाधन की कमी से जूझ रहा विभाग इस पर कैसे रोक लगा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप पूरा रिपोर्ट्स देखेंगे तो समय समय पर बालू का कार्रवाई होता रहता है। जब भी गाड़ी पकड़ में आता है उस पर पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन जो है उसके तहत कार्रवाई होती है। एफआईआर भी हुआ है
मैन पावर का कुछ कमी है हम लोग के यहाँ, उसके चलते दिक्कत आती है। तो मैं अभी शंख नदी से आ रहा हूँ, अभी भी 10 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, बालू का उठाव कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, उसको अभी उसको जांच कर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी दिख रही है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से जामताड़ा ग्रिड को महज 22 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि इस जिले में 55 मेगावाट की डिमांड रहती है। 33 मेगावाट की कटौती से शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी के समय में बिजली आपूर्ति चरमरा जाने से लोग नाराज दिख रहे हैं। वहीं बिजली की समस्या को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इधर जिला बीजेपी इकाई ने विधायक पर बिजली संकट दूर करने की जगह सोशल मीडिया में प्रचार कर नौटंकी का आरोप लगाया है। हमने कहा कि हमारा जो जामताड़ा है बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ है। बंगाल में आप देख रहे होंगे 24 घंटा बिजली मिलता है, और जामताड़ा में अगर एक तरफ बिजली है दूसरी तरफ अंधेरा है तो सोचिए क्या बीतता होगा लोगों पर। यहाँ की जवाबदेही इरफान अंसारी की है, और आज 11 बजे से मैंने फुल लोड करवा दिया है। पर्याप्त बिजली है, कहीं कटाव नहीं है? नहीं, अभी भी नहीं पक्का ना? हाँ, अभी लोड शेडिंग नहीं है, अभी फुल लोड है। फुल लोड इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आज भी जनता परेशान है। जामताड़ा के जिले में ही आप विधानसभा के स्पीकर भी रहते हैं, जामताड़ा जिले में ही सरकारी सत्ता जो चल रही है उनके विधायक इरफान अंसारी भी रहते हैं। इन दोनों के रहने के बाद भी जामताड़ा जिले में बिजली व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है, और जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो 50 से 55 मेगावाट का है, पीक डिमांड रहता है, और जब कंटिन्यूस रहता है तो हम लोग 40-50 लोग चलते हैं आराम से। आज कितना देना सर? अभी तो हम लोग को फुल लोड मिला हुआ है। फुल लोड में कितना सर? अभी हमारा चल रहा है 46 पे चल रहा है। 46। हाँ। बड़ी खबर का रुख करते हैं धनबाद से। बड़ी खबर है जहां पर बरवा अड्डा में कार और बाइक की टक्कर हुई है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के गेट के पास की यह घटना है। टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 घायलों को SNMCH भेजा गया है। घायलों की नाजुक हालत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। गिरिडीह में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी फायदा पहुंचा है, क्योंकि धान की फसल पानी के अभाव में सूखने की कगार पर थी। लेकिन बारिश होने से फसल में नई जान आ गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गिरिडीह जिले समेत राज्य के कई जिलों में तेज मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है, और आज सुबह से ही गिरिडीह जिले में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके वजह से जहां एक और किसानों को राहत मिला है, वहीं उमस भरी गर्मी से भी गिरिडीह वासियों को राहत मिली है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ पर जो किसान हैं, किसानों के धान मर रहे थे, सूख रहे थे। ऐसे में ये जो बारिश हुई है, ये बारिश अमृत का काम धान के फसलों के लिए कर रहा है। वहीं किसानों को अलावा जो गिरिडीह वासी हैं, उन्हें इस उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके वजह से उमस भरी गर्मी थी, लोग परेशान थे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से डुमरी विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था, उस दौरान तमाम लोग यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब चुनाव प्रचार प्रसार भी थम चुका है और 5 सितंबर को चुनाव भी होने हैं। ऐसे में आज से बारिश की जिस तरह से शुरुआत हुई है, लोगों को भारी राहत मिली है। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे हरियाली छाई हुई है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में यहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, घास हैं, झाड़ियां हैं, उन्हें बहुत राहत मिली है, और ये लहलहाते हुए नजर यहाँ आ रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से कितना आप लोगों को फायदा हो रहा है, कितना राहत महसूस हो रहा है? जिस तरह लोग मेहनत से पहले धान रोप चुका था, इस बारिश से लोगों में काफ़ी खुशहाली आ गई है। लोगों में एक राहत मिली है कि धान अधिक से अधिक होने की संभावना है, और ख़ास सब्जी वगैरह का भी फसल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और इसी से किसानों में काफ़ी खुशहाली है। गर्मी से भी लोगों की राहत मिली है। विगत 4 दिन पहले से काफ़ी गर्मी भी थी, लोग बौखलाहट में थे,
लोग पुरानी गर्मी को याद कर रहे थे, लेकिन इससे आज काफ़ी राहत लोगों को मिली है। तो लगातार गिरिडीह जिले में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश हो रही है। वहीं लोगों से सावधानी बरतने का भी आदेश विभाग के द्वारा दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे तेज गर्जन के साथ ही वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और गिरिडीह ही नहीं, पूरे रामगढ़ में भी बीते देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून की बारिश जारी रह सकती है। अनुमान के अनुसार अभी तक पूरे रामगढ़ जिले में 53% ही बारिश हुई है। हालांकि बारिश की वजह से शहरी इलाकों में लोग परेशान हैं। नालियां जाम हो गई हैं, वहीं सड़कों पर जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे रास्ते का पता भी नहीं चल पा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में देर रात्रि से झमाझम बारिश हो रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी भी बारिश जारी है। सुबह में भी बारिश हो रही है। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो किसान चिंतित थे कि अब धान नहीं हो पाएगा, उन्हें अब इस पानी से काफ़ी फायदा मिलेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बारिश अगले 1-2 दिनों तक जारी रह सकता है। ऐसे में इस बारिश से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। बताया गया कि अभी जो बारिश नहीं हो रही थी, इसके कारण किसान चिंतित थे, लेकिन जिन किसानों ने धान लगा लिया है, इस बारिश से उन किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हालांकि बारिश से शहरी इलाकों में बहुत तरह यहाँ पर जाम आप देख सकते हैं, नालियाँ जाम हो गई हैं, सड़कों पर पानी फैला हुआ है। इसके कारण शहरी इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ग्रामीण इलाके में किसान इस बारिश को लेकर काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि बारिश इस बार जो है काफ़ी देर से हुई है। हालांकि मानसून की बारिश पूरे रामगढ़ ज़िले में 53% हुई है अनुमान के अनुसार, लेकिन अभी भी किसानों को और बारिश का इंतज़ार है ताकि उनकी फसलें जो हैं, खासकर धान की फसल हो पाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बारिश है खुशियाँ लेकर आई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड से बसों का परिचालन क्या बंद हो जाएगा? ये सवाल नहीं बल्कि आने वाले दिनों की हकीकत है, क्योंकि निगम के तुगलकी फरमान और निगम के ठेकेदार की अवैध वसूली से बस मालिक और एजेंट परेशान हैं। पहले जहां एक बस पर 80 रुपये निगम पार्किंग शुल्क के रूप में लिया जाता था, अब उनसे 177 रुपये वसूला जा रहा है। रांची नगर निगम की तरफ से खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड में बसों और अन्य गाड़ियों के लिए शुल्क निर्धारित किए गए थे। उसके तहत 80 रुपये बड़ी बस के लिए लिए जाते थे, लेकिन अब उसमें इजाफा कर दिया गया है। दरअसल निगम ने बस स्टैंड का टेंडर एक ठेकेदार को 2 करोड़ 40 लाख में दिया है। निगम की तरफ से टेंडर में ये प्रावधान किया गया है, जो बस 177 रुपये देकर बस स्टैंड में दाखिल होती हैं, उन्हें 4 घंटे तक पार्किंग फ्री रहेगा। उसके बाद 25 रुपये प्रति घंटे की दर से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। निगम के इस प्रावधान से बस मालिक परेशान हैं। यही है कि टोकन में जो पहले 100 रुपया था, उसके बाद फिर अचानक 180 रुपया हुआ, तो उस टाइम तक आदमी कोई विरोध कुछ नहीं किया कि चलो भाई 3 साल से अगर नहीं बढ़ा है, पैसा बढ़ गया 50-60 रुपया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 1 घंटा प्रति घंटा का 25 रुपया का दर से जो बढ़ रहा पैसा, उसमें कहा कि नाइट गाड़ी है। नाइट गाड़ी यहाँ पर 4 बजे भोर को 5 बजे तक सब गाड़ी आ जाता है, तो वो 8 बजे बसते बसते वो 4 घंटा कंप्लीट हो जाता है टोटल गाड़ी के। 8 बजे के बाद में उसका मीटर चालू हो जाएगा। चीज का हम लोग ऊपर का मालिक दे नहीं रहे, हम लोग पॉकेट से पैसा भर रहे हैं। 3 दिन से जा रहा है, 2 दिन से पॉकेट से पैसा भर रहे हैं। 500-600 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ना पता क्या चीज का है। यहाँ दिल्ली का आनंद विहार में 110-20 रुपया टोकन कटता है, उससे ही बड़ा राजधानी है ये। बस एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने निगम से इसको लेकर गुहार लगाई है और पार्किंग शुल्क को कम करने का अनुरोध किया है। नगर आयुक्त से मिले, जो अभी नया बंदोबस्ती हुई है, उसमें टोकन का दर बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, जिससे हमारे ऑनर लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोगों का बस आता है सुबह 5 बजे और जाता है रात को 8 बजे। इससे बहुत भारी लोड पड़ गया पैसा में, 800-900 रुपया होने लगा। तो हम लोगों को बस ऑनर जो है बहुत दबाव बनाने लगे, और दबाव बनाने लगे तो हम लोगों ने जाकर के नगर आयुक्त से मिल करके हम लोगों ने अपना संयम दिया।
वहीं बस स्टैंड के ठेकेदार बताते हैं कि पार्किंग शुल्क और लगेज शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। ना घंटा वाला सिस्टम कुछ नहीं है, अभी घंटा वाला सिस्टम नहीं, लगेज का भी नहीं है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त से न्यूज 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि जो सबसे कम दर थी उसे लागू किया गया, लेकिन अगर कहीं इसकी शिकायत मिली तो जांच के बाद इसे वापस ले लिया जाएगा। मामला सामने आया, इस पर हम लोग देख करके क्या इसमें भी 4 घंटे के बाद ये प्रावधान है? हाँ, ये हम लोगों ने रखा था, लेकिन जो कंप्लेन आ रहा है इसमें हम लोग फिर से एक कमेटी बना करके इसमें संशोधन करेंगे। बहरहाल बस मालिक, निगम और ठेकेदार के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि टैक्स के साथ करीब 3 करोड़ के आसपास का खर्च सालाना हो रहा है, लेकिन वसूली 10 करोड़ से ऊपर की हो रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चतरा से पलामू जिले को जोड़ने वाली सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। ऐसे में लोगों को समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर यहां सड़क कहां है। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय के पास से सड़क का यह हाल है। इस सड़क से लोग पलामू जाते हैं। ऐसे में इस सड़क पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सड़क खराब होने से हादसे की आशंका भी बनी रहती है। हैरानी इस बात की है कि इस सड़क से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी गुजरते हैं, लेकिन वो भी बेखबर दिखते हैं। वहीं बीडीओ ने डीएमएफटी फंड से सड़क की मरम्मत का भरोसा दिया है कि एकदम पानी से भरा है, जो आने जाने में आदमी की दिक्कत है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जो अंदर इतना गड्ढा हो गया है कि जाने आने में लोगों को तकलीफ है। दिक्कत हो रहा है कि इसमें किसी के पैर फंस जा रहा है, गाड़ी गिर जा रहा है। यहाँ के विधायक के भी ध्यान नहीं है। क्या मांग करते हैं? सड़क मांग करते हैं कि ये रोड बना दे। उसका तो ऑप्शन है रास्ते का, फिर भी उस रास्ते को भी हम लोग डीएमएफटी फंड से बनाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं और उम्मीद है कि शीघ्र ही ये सड़क बन जाएगी। इसी तरह और भी जहाँ पर दिक्कत है, सारे सड़क का प्रस्ताव हम लोग का गया हुआ है और अभी बहुत सारे रोड इस ब्लॉक में बन रहे हैं। ये रोड भी बन जाएगा। आगे देखते हैं।